जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं आशा कुमारी चुंबर हमारे साथी चुंबर साहिब के साथ बाबा साहेब का एक और भाषण लेकर हाजिर हूँ। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम 13 अप्रैल 1929 के दिन के बाबा साहेब के भाषण पर बात करेंगे। भाषण का शीर्षक है आप गुलामी त्यागे, स्वाभिमान जगाए, उस पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा बाबा साहेब अम्बेडकर के 1929 के रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद में दिए गए भाषण से है, जिसमें उन्होंने सामाजिक गुलामी को त्यागने और आत्मसम्मान अपनाने का आह्वान किया था। आप बाबा साहेब का यह भाषण इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला रोजाना पेपर में भी पढ़ सकते हैं। जय भीम साथियों, आज हम बाबा साहब के भाषण गुलामी त्यागे, स्वाभिमान जगाए, उस पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा उनके भाषण के आधार पर है। ये अंश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 1929 के रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद में दिए गए भाषण से है, जिसमें उन्होंने सामाजिक गुलामी को त्यागने और आत्मसम्मान अपनाने का आह्वान किया था। अम्बेडकर ने परंपरागत रूप से थोपे गए गंदे और निम्न माने जाने वाले कामों का विरोध किया, जो व्यक्ति की उन्नति को बाधित करते थे। उन्होंने जोर दिया कि जाति आधारित भेदभाव से उत्पन्न हीन भावना को नष्ट करना आवश्यक है ताकि आत्मसम्मान जागृत हो सके। अम्बेडकर ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद स्वाभिमानी जीवन जीने की वकालत की और अन्याय तथा शोषण के खिलाफ निडर होकर खड़े होने के लिए लोगों को प्रेरित किया, भले ही उन्हें धमकियों और बाधाओं का सामना करना पड़े। उन्होंने कोंकण क्षेत्र की आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अवसर तलाशने का भी सुझाव दिया और गुलामी को स्वीकार करने वाले रीति रिवाजों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लेने का आग्रह किया। आओ सुने इस पर हमारे ज्ञानी लोगों की विशेष चर्चा। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही खास पल को देखने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक आप कह सकते हैं एक बेहद जरूरी भाषण। हाँ, ये 13 अप्रैल 1929 का है। महाराष्ट्र में चिपलून में हुआ था। रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद का दूसरा अधिवेशन था वो। और हमारे पास इस भाषण के कुछ अंश भी हैं। हाँ। शीर्षक है गुलामी का त्याग और स्वाभिमान का आह्वान। काफी शक्तिशाली लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो अधिवेशन था ना, इसे भारतीय बहिष्कृत समाज सेवक संगठन ने आयोजित किया था। वो अपने आप में एक बड़ी बात थी उस वक्त। अच्छा, किस तरह से? मतलब चिपलून में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था, खूब सजा हुआ, और व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि कहते हैं जो तथाकथित अस्पृश्य लोग थे वो भी हैरान थे देखकर। वाह। और लोग कितने आए होंगे अंदाजन? करीब 8000 लोग। ये बहुत बड़ी संख्या है उस समय के हिसाब से। हाँ, काफी ज्यादा। और इसमें सिर्फ बहिष्कृत समाज के ही लोग नहीं थे, शहर के दूसरे समुदायों के भी जाने माने लोग, जैसे खान साहिब देसाई थे, श्री साठे, वकील विनायक राव बर्वे, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष श्री खातू, ये सब लोग भी मौजूद थे। अच्छा, यानी सिर्फ एक समुदाय का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि शहर के लिए एक अहम घटना थी। हाँ, और मुंबई से डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं आए थे। उनके साथ समता अखबार के संपादक थे श्री देवराव नाइक और दूसरे साथी भी थे। तो माहौल बिल्कुल तैयार था किसी बड़ी महत्वपूर्ण बात के लिए। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर अंबेडकर के उस पावरफुल मैसेज को समझे, जिसमें उन्होंने सदियों से जो गुलामी की सोच थी, जो अपमानजनक रीतियां थीं, उनको छोड़ने की बात कही और स्वाभिमान अपनाने का आह्वान किया। चलिए उनके विचारों में, उनके तर्कों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। मैं सोच रहा हूँ, जब डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए होंगे, वो माहौल कैसा रहा होगा? पंडाल तो शायद तालियों से गूंज गया होगा। हाँ बिल्कुल। बताया जाता है कि पूरा पंडाल गूंज उठा था। स्पृश्य हो या अस्पृश्य, सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। सब उत्सुक थे सुनने को। और उन्होंने शुरू कैसे किया? उन्होंने शुरू में ही एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो संदेश वो दे रहे हैं, ये सिर्फ उनका अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है। अच्छा, तो फिर? ये वही बात है जो 2 साल पहले कही जा चुकी है और जिसे समाज ने, आप कह सकती हैं कि स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। ओह, तो ये एक तरह का फॉलोअप था कि हम ये तय कर चुके हैं, अब इसे करना है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अब सबकी है। ये सामूहिक फैसला है और सबको मानना होगा। ये बंधनकारी है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है अपनी बात रखने का। ये सिर्फ एक भाषण नहीं रहा, बल्कि एक तरह की याद दहानी हो गई कि भाई हम सब इस पर सहमत हैं, अब पीछे नहीं हटना है। एकदम। और उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, इस संदेश की जिम्मेदारी क्या है। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। सही है, इसे अपनाना है, इस पर टिके रहना है, निभाने की बात है। हाँ बिल्कुल, निभाने की चुनौती थी। तो इस संदेश का आप कहिए सेंट्रल आइडिया क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिस पर सबसे ज्यादा जोर था? देखिए, भाषण का जो सार है वो शायद इस एक वाक्य में है। अखिल हिंदू समाज ने वंश परंपरा से अपने समाज पर जिन मलिच्छ रीति रिवाजों को जबरन थोपा है, उन्हें ठोकर लगाकर फेंक देना। मलिच्छ रीति रिवाज, यहाँ मलिच्छ से उनका मतलब क्या था? उनका मतलब उन कामों से था जिन्हें ऊंची जातियां गंदा
या अपवित्र समझती थीं और जो बहिष्कृत समाज पर जबरदस्ती थोपे गए थे, जैसे मरे हुए जानवर उठाना या साफ सफाई के कुछ खास काम। और यहाँ ये जबरन थोपा गया और वंश परंपरा से, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, है ना? हाँ, यही मुख्य बिंदु था। समस्या सिर्फ काम की प्रकृति नहीं थी, बल्कि ये थी कि ये काम करने या न करने का कोई विकल्प ही नहीं था। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था। बिल्कुल, व्यक्ति की इच्छा का कोई सवाल ही नहीं था। ये थी वंश परंपरागत जबरदस्ती। डॉक्टर अंबेडकर इसी के सख्त खिलाफ थे। हाँ। कि कोई काम सिर्फ इसलिए करना पड़े क्योंकि आपके पुरखे करते थे और समाज आपको मजबूर करे। हाँ, ये तो गुलामी हुई एक तरह से, व्यक्ति की आजादी पर, उसकी गरिमा पर सीधा हमला। एकदम सही। अच्छा, तो इस पूरी स्थिति के लिए, मतलब ये जो असमानता थी, इसके लिए उन्होंने कारण क्या बताया? क्यों कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे और कुछ पीछे छूट रहे थे? उन्होंने एक बड़ा तीखा सवाल पूछा था कि भाई स्पृश्य जातियों के बच्चे जैसे ब्राह्मण हैं, मराठा हैं, वो पढ़ लिख कर मुंसिफ, मामलेदार, वकील, पुलिस अफसर बन जाते हैं, लेकिन अस्पृश्य समाज के बच्चे ही क्यों ज्यादातर हीन, दीन, अनपढ़ और अयोग्य जैसे रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? और इसके जवाब क्या दिया उन्होंने? क्या सिर्फ मौके नहीं मिलते थे या बात कुछ और गहरी थी? उन्होंने इसका कारण बताया, सामाजिक माहौल, समाज का जो पूरा परिवेश होता है वो। सामाजिक माहौल मतलब? उनका विश्लेषण था कि लगातार गंदगी भरे, अपमान वाले माहौल में रहने से अस्पृश्य बच्चों के मन में, मतलब अनजाने में ही, एक गुलाम मानसिकता बैठ जाती है, एक हीनता की दबू भावना आ जाती है। अच्छा, मतलब ये बाहरी दबाव के साथ साथ एक अंदरूनी असर भी था, मन पर असर। हाँ, बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर। माहौल ही ऐसा होता था कि बच्चा खुद को कमतर मानने लगता था, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता था। और ये हीन भावना इतनी आसानी से जाती नहीं होगी फिर? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि ये इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल भी कर ले, पढ़ लिख भी जाए, तो भी समाज की नजर में जो अस्पृश्यता का ठप्पा लगा है वो मिटता नहीं। और जब तक ये अंदर की हीन भावना खत्म नहीं होती, तब तक स्वाभिमान कैसे जागेगा? वो जागना असंभव है। शायद बचपन से ये सिखाया जाता होगा कि तुम्हारी जगह यही है, तुम्हारा काम यही है। हाँ, उन्होंने यही कहा कि चमार, भंगी, महार, मांग जैसे जो अस्पृश्य समुदाय थे, उनको अक्सर उपदेश क्या दिया जाता था? यही कि जन्म के आधार पर जो काम मिला है वही तुम्हारा धर्म है, उसे निष्ठा से करो। तो डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि ऐसे दबाने वाले माहौल में, जहां आपकी पहचान ही आपके जन्म से तय हो रही है, वहां से आत्मविश्वास वाले, लड़ने वाले, बड़े सपने देखने वाले लोग, महापुरुष कैसे पैदा होंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर इस मानसिक गुलामी को, इस अपमान वाले माहौल को तोड़ने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? यहाँ पर वो आर्थिक वाला पहलू भी तो होगा, क्योंकि ये जो काम थे यही तो उनकी रोजी रोटी थी अक्सर। हाँ, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सीधे सीधे एड्रेस किया। उन्होंने साफ कहा कि ये जो गुलामी की सोच है और ये जो घिनौना माहौल है, इसे खत्म करना पहला फर्ज है, सबसे जरूरी काम। भले ही इसके लिए आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। हाँ, भले ही आर्थिक नुकसान हो। ये कहना तो ठीक है, पर करना बहुत मुश्किल रहा होगा। मतलब जब पेट का सवाल आता है तब स्वाभिमान की बात करना बिल्कुल मुश्किल था। और उन्होंने माना भी कि इससे गुजारे में दिक्कत आएगी, रोटी का संकट होगा। लेकिन उनका यह भी मानना था कि जो ऊंची जातियां हैं वो इसी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। अच्छा, कैसे? वो भोले भाले लोगों को बहकाकर सुधार के रास्ते में रुकावटें डाल रही हैं, साजिशें कर रही हैं। वो जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये आर्थिक भी है। तो ये जो मुश्किल चुनाव था, स्वाभिमान या आर्थिक जरूरत, इसको समझाने के लिए उन्होंने कोई उदाहरण दिया, कोई मिसाल? हाँ, और वो मिसाल बहुत सीधी और आप कह सकती हैं तीखी थी। उन्होंने तुलना की एक वैश्या के जीवन से और एक गृहस्थ महिला के जीवन से। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक तरफ वैश्या है जिसका जीवन ऊपर से शायद शान शौकत वाला दिखे, लेकिन अंदर से कितना घिनौना है, और दूसरी तरफ एक स्वाभिमानी गृहस्थ महिला है जो शायद मेहनत मजदूरी करके कम कमाती हो पर इज्जत से जीती है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या किसी ने कभी वैश्या के जीवन की उस चमक के पीछे की असलियत उसकी गंदगी पर सोचा है? ये तो बहुत बहुत सीधी चोट करने वाली तुलना है। इसका मकसद शायद लोगों को एकदम जगा देना रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें सोचने पर मजबूर करना कि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, किस कीमत पर भर रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। सही बात है। उनका तर्क था स्वाभिमान शून्य जीवन, इज्जत त्याग कर किया जाने वाला कार्य नामर्दता का सूचक संकेत होता है। उन्होंने जोर दिया कि थोड़ी आर्थिक तंगी सह लो, लेकिन अपना बुनियादी फर्ज यानी स्वाभिमान की रक्षा उससे मत हटो। ये इंसान होने की पहली शर्त है, ऐसा उनका मानना था। बिल्कुल। और वो पत्थर और मूर्ति वाला उदाहरण भी शायद इसी से जुड़ा है ना? हाँ, वही कि सुख या लोकप्रियता आसानी से नहीं मिलती। छैनी हथौड़े की चोट सहे बिना पत्थर भी भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता। तो यही बात इंसान की जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर समाज में बराबरी चाहिए, इज्जत चाहिए, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पीड़ा सहनी पड़ेगी, बदलाव की कीमत तो चुकानी होगी। लेकिन ये कीमत सिर्फ आर्थिक नुकसान या मानसिक पीड़ा तक ही तो नहीं होगी। जब लोग ये पुराने रिवाज तोड़ेंगे तो सीधा टकराव भी तो होगा ऊंची जातियों से। हाँ बिल्कुल होगा, और डॉक्टर अंबेडकर इस सच्चाई को जानते थे।
उन्होंने साफ साफ कहा कि जब लोग अपने स्वाभिमान के लिए उठेंगे, इन रिवाजों को छोड़ेंगे, तो जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं वो अन्याय करेंगी, अत्याचार करेंगी, मारपीट, बहिष्कार, ये सब। हाँ, शारीरिक और मानसिक तकलीफ देंगी, शोषण करेंगी। लेकिन उनका संदेश था कि अगर तरक्की करनी है तो इन रुकावटों का सामना करना ही होगा, इनको झेलना ही होगा, डरना नहीं है। उस वक्त कोंकण में खोती प्रथा भी एक बड़ी समस्या थी, एक तरह की जमींदारी जिसमें किसानों का बहुत शोषण होता था। क्या उसका भी जिक्र आया भाषण में? हाँ, उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कई लोग कहते हैं कि खोती प्रथा की वजह से वो ये गंदे काम छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खोतों पर निर्भर हैं। ये तो एक जायज कारण लगता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वो जल्द ही इस खोती के मुद्दे का भी हल निकालने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करेंगे, पर सिर्फ एक रुकावट का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ठीक नहीं है। अच्छा। आलस्य छोड़ना होगा, बिना डरे जो अभी किया जा सकता है वो करते रहना जरूरी है। एक समस्या के हल होने का इंतजार करके बाकी सब कुछ रोक देना सही नहीं है। मतलब उनका ये मानना था कि सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ खोती प्रथा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बल्कि आगाह किया कि मान लो खोती खत्म भी हो जाए, तब भी जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो गांव के दबंगों को, गुंडों को इकट्ठा करके तुम्हारा जीना मुश्किल कर सकते हैं। हाँ, धमका सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। उसका सामना कैसे करोगे? तो फिर समाधान क्या था? सिर्फ हिम्मत और एकता। हाँ, उनका जोर इसी पर था, हिम्मत, हौसला और संगठन। जैसे गांव के कुएं से पानी लेने का हक है या दूसरे नागरिक अधिकार है। हाँ, ये सब लोगों की अपनी हिम्मत पर निर्भर करेगा। अगर धमकियों से डर गए, पीछे हट गए, तो कुछ नहीं मिलेगा। हक मांगने से नहीं मिलेंगे, छीनने पड़ेंगे, और उसके लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने शायद अपनी मिसाल भी दी थी इस बारे में। हाँ, दी थी। उन्होंने बताया कि जब वो कोंकण आने वाले थे तो उन्हें चिट्ठियां मिली, धमकी भरी चिट्ठियां। अच्छा, क्या लिखा था? कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस दिन डर जाता, घर बैठ जाता, तो आज यहाँ आपके सामने खड़ा होकर बोल नहीं पाता। वाह। उन्होंने कहा कि लोगों की लड़ाई लड़नी है तो डरने का तो ऑप्शन ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था, व्यक्तिगत साहस का। ये तो वाकई बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात कही उन्होंने। अच्छा, कोंकण की आर्थिक स्थिति पर भी उन्होंने कुछ कहा था, क्योंकि ये इलाका पिछड़ा माना जाता था। क्या सिर्फ सामाजिक लड़ाई ही काफी थी? नहीं, उन्होंने आर्थिक पहलू को भी देखा। उन्होंने माना कि कोंकण बौद्धिक रूप से तो बहुत संपन्न है, पर आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और ये सिर्फ अस्पृश्यों के लिए नहीं। अच्छा, औरों के लिए भी? हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ खोत, ब्राह्मण, मराठा जैसी दूसरी जातियां भी कोई बहुत सुखी नहीं है, आर्थिक तंगी वहां भी है। तो इस आर्थिक पिछड़ेपन से निकलने का क्या रास्ता सुझाया उन्होंने? एक सुझाव तो था कि व्यापार और उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए, नौकरियां करने के बजाय अपना कुछ काम शुरू करें। और दूसरा, उन्होंने एक वादा भी किया कि जो लोग खोतों के जुल्म से बहुत तंग आ चुके हैं और कहीं और जाके बसना चाहते हैं, उनके लिए वो कोशिश करेंगे। कहाँ बसाने की? सिंध और इंदौर जैसे प्रांतों में खेती की जमीन दिलवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ओह, यानी अगर जरूरत पड़े तो अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना, पलायन करना भी एक विकल्प हो सकता है बेहतर जिंदगी के लिए। हाँ, उन्होंने मिसाल दी उन मुसलमानों की जो अफ्रीका और दूसरे देशों में गए, वहां व्यापार किया और अमीर बने। उन्होंने माना कि अपना गांव, अपना घर छोड़ना दुख देता है, ये आसान नहीं होता, लेकिन अगर इससे समाज की हैसियत बढ़ती है, इज्जत मिलती है, तो इसे एक विकल्प की तरह देखना चाहिए। कभी कभी जड़ें छोड़नी पड़ती हैं ताकि पेड़ और फैल सके। हाँ, बिल्कुल यही बात। तो कुल मिलाकर देखे तो संदेश बहुत साफ था और कई लेवल पर था। पुरानी सोच और रिवाज छोड़ो, अंदर से स्वाभिमान जगाओ, बाहर के संघर्ष के लिए तैयार रहो, और साथ ही आर्थिक तरक्की के भी रास्ते ढूंढो। हाँ, एक कंप्लीट पैकेज था वो। भाषण के आखिर में उन्होंने क्या कहा? कोई मतलब फौरी तौर पर कुछ करने को कहा? कोई कॉल टू एक्शन? हाँ, बिल्कुल। अंत में उन्होंने एक सीधी तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया, एकदम क्लियर कट। क्या? उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो दृढ़ संकल्प लें, पक्का इरादा करें, और फौरन, मतलब उसी वक्त, मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दें और दूसरे ऐसे काम जिन्हें समाज अमंगल या गंदा मानता है वो भी छोड़ दें। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं थी, तुरंत करने की बात थी। हाँ, ये तत्काल अमल का आह्वान था, आज से, अभी से। और कोई खास अपील की उन्होंने? हाँ, उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि उनके संदेश पर गंभीरता से सोचें और उसी दिन से, आज से ही, स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीने का पक्का इरादा करें। एक बेहतर उज्जवल जिंदगी जीने की कसम खाकर तुरंत काम में जुट जाएं। ये कल करेंगे वाली बात नहीं थी, अभी करो वाली बात थी। आज ही संकल्प लो, आज ही काम शुरू करो। ये तो वाकई एक क्रांतिकारी आह्वान है। इसमें आलस्य की बहानेबाजी की कोई जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने। बिल्कुल। और उन्होंने अपने भाषण का समापन एक ऐसी लाइन से किया जो आज भी, इतने सालों बाद भी, हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या थी वो लाइन? उन्होंने कहा, आज के इस नवयुग में कोई भी गुलाम नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। आज के इस नवयुग में कोई भी गुलाम नहीं है। ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि
क्या वो गुलामी की मानसिकता जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त पहचाना था, वो जड़ें जिनकी वो बात कर रही थी, हाँ। क्या वो आज वाकई पूरी तरह खत्म हो गई हैं, या वो आज भी हमारे समाज में, हमारी सोच में, शायद ज्यादा छुपे हुए रूपों में अलग अलग तरीकों से जिंदा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर पीढ़ी को अपने अपने समय में सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये विचार हमारे लिए एक खुली चुनौती है। धन्यवाद साथियों, आपने आज गुलामी त्यागे, स्वाभिमान जगाए पर आपने चर्चा सुनी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम कुछ खास खबरों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, बाबा साहेब के भाषणों और अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।